हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत सारे बच्चों ने आकर हमसे बोला कि सर आप लाइव क्लास लीजिए, लाइव क्लास हम लोग पढ़ा जाए बेहतर रहेगा। लेकिन आज हमने जो चेक किया लाइव क्लास, इसमें बहुत सारा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करने आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को कनेक्ट करने नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि क्लास का टाइम है तो फील्ड में दिखाई दे रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से घूम रहा है और लाइव है। तो इस तरीके से सही तरीके से पढ़ाई संचालित नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने ये भी फ़ोन करके बोला कि सर किसी खास समय में मोबाइल हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं रहता है, हमारे पापा बाहर से आते हैं तब हमको पढ़ने के लिए मोबाइल पर मिलता है। तो इसको देखते हुए हमने डिसाइड किया कि लाइव क्लास करना काफ़ी मुश्किल है और वो भी ज़्यादा संख्या में। अगर लाइव क्लास करना भी होगा तो 5 बच्चों का 10 बच्चों का एक ग्रुप बनाकर किया जा सकता है, लेकिन मोर देन 50 स्टूडेंट्स कनेक्ट करना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बार बार आवाज़ आ रहा है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, बहुत सारे परेशानियां आ रही हैं। तो इसलिए हमने आज का जो लाइव क्लास था उसको हमने रोक दिया और YouTube के माध्यम से ही आपको वीडियो भेजा जा रहा है। ओके, आगे जब भी लाइव क्लास लेना होगा तो कुछ खास बच्चों को हम कनेक्ट करेंगे, निश्चित संख्या में, लेस देन 10 रहेगा, और उसके बाद उनको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अधिक संख्या में जोड़ने पर बहुत सारे गैदरिंग हो रहा है, नॉइज़ प्रॉब्लम हो रहा है, साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी बच्चे को साफ आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत सारे परेशानियाँ क्रिएट हो रही हैं। ओके, तो चलिए आज का क्लास जो होगा हमारा वो क्वेश्चन का होगा, न्यूमेरिकल्स का होगा। आज हम लोग NCERT क्लास 12 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1 का होगा। चैप्टर 1 का नाम क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, लेकिन जिनके पास बुक उपलब्ध है वो अपने बुक से देखें, क्वेश्चन लिखें और सॉल्यूशन यहाँ से देखें। ओके, तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 1 है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन है, प्रश्न है हमारा 1.1। प्रश्न है 1.1। क्या है प्रश्न, एक बार पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब का आवेश है, उनके बीच कितना बल है। ओके, तो सबसे पहले प्रश्न को हम लिख दे रहे हैं। वायु में एक दूसरे से कितना बल है, उनके बीच कितना बल है। तो चलिए ये है हमारा प्रश्न 1.1। प्रश्न क्या है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब आवेश है, अतः उनके बीच कितना बल है ज्ञात करें। तो देखिए इसका डायग्राम क्या हो सकता है जी। तो हमने बोला कि सर मान लिए कि हमारे पास दो छोटा छोटा आवेशित गोला है, इसका नाम A रख दीजिए, इसका नाम B रख दीजिए, और इनके बीच दूरी कितना है जी, तो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ओके, अब ये है आवेश QA, इस पर कितना आवेश है, तो कह रहा है 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब, और दूसरे पर कितना है, तो QB = 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनके बीच कितना बल है, मतलब A B पर कितना बल लगाएगा, B A पर कितना बल लगाएगा ज्ञात करें। तो अब याद कीजिए कि कूलम्ब के नियम में ये चीज़ हमने पढ़ा है कि सर दो आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाता है,
कितना बल लगाता है, तो ये डिपेंड करता है आवेश के परिमाण पर। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि गिवन डाटा लिखना होता है जी। गिवन डाटा मतलब क्या दिया हुआ है। तो हमने देखा कि सर QA है, कितना है, A पर कितना आवेश है जी, तो 2 × 10⁻⁻7 कूलम में बोलिए। B पर कितना आवेश है, तो 3 × 10⁻⁻7 कूलम या 3 × 10⁻⁻7 कूलम। चलिए दूरी कितना है, तो 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे हमारा आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, तो ये तो सही है, लेकिन दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, जबकि ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, ये होगा 3 × 10⁻⁻1 मीटर। ओके। अब कूलम्ब के नियम से दो आवेशों के बीच बल का फॉर्मूला कौन है जी, तो F बराबर 1/4πε0 QA × QB r²। अब यहाँ ये बताया जाए कि 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10⁹। ओके। इसके बाद आवेश है जी कितना, QA, तो 2 × 10⁻⁻7 और QB कितना है, 3 × 10⁻⁻7। दूरी कितना है, तो r²। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ओके। अब ये बताइए कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 10⁻⁻1 है उसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, तो देखिए 9। अब 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, और जितना 10 के पावर लिखा हुआ है सबको एक साथ ले लीजिए। तो यहाँ पर 10⁹ -7 और नीचे आइए 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया -2। 10⁻⁻1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2। तो 10 का पावर एक साथ हमने कर दिया, बाकी जो मल्टीपल था अलग कर लिया। 9 से 9 कैंसिल हो गया जी, तो F कितना आ गया, 6। ये है 9 और -7 कितना जी, 10⁻9 - 14, और नीचे वाला भी ऊपर जाएगा तो कितना होगा, +2। अब बताइए कितना हो गया, तो 6 × 10⁻9 2 11, 11 में से 14 घटाइए कितना, 6 × 10⁻³ हो तो गया जी। तो आपने बोला कि सर कितना है रिजल्ट, तो रिजल्ट आया 6 × 10⁻³ बल का मात्रक क्या होता है बालक, न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन। इसका मतलब है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कितना होगा, तो 6 × 10⁻³ न्यूटन। अब आप पूछेंगे कि सर ये बल लगाएगा कौन, A B पर लगाएगा या B A पर लगाएगा। तो ध्यान देंगे इस स्थिति में अगर बल का मान हमको इतना मिला है तो इतना ही बल A B पर लगाएगा और इतना ही बल B A पर लगाएगा, क्योंकि जब दूरी निश्चित हो तो इनके बीच लगने वाले बल का मान क्या होता है, सदैव अचर रहता है, बदलता नहीं है। क्लियर है। जब तक आवेश का परिमाण नहीं बदलिएगा, जब तक दूरी नहीं बदलेंगे, तब तक दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान परिवर्तित नहीं होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि सर A भी B पर इतना ही बल लगाएगा और B जो है A पर उतना ही बल लगाएगा। कितना, 6 × 10⁻³ न्यूटन का। तो आप लिख लीजिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आएंगे और प्रश्न लिखते समय वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाएगा। चलिए लिख लिए, हटाया जाए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है 1.2। प्रश्न
1.2। अब ये क्या प्रश्न है जी, तो कह रहा है कि 0.4 माइक्रो कूलम्ब आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। जब तक क्वेश्चन लिखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा, तो पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए। क्या कह रहा है कि 0.4 माइक्रो कूलम्ब आवेश के किसी छोटे गोले पर आवेश के किसी छोटे गोले पर लगता है। चलिए तो समझा जाए, ये आपका प्रश्न 1.2 है एनसीईआरटी का। प्रश्न क्या है कि 0.4 माइक्रो कूलम्ब आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। ओके, यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम्ब आवेश हो। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए और बी करके। ए में क्या है कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, और बी नंबर में दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं जी। डायग्राम क्या कह रहा है कि डायग्राम से स्पष्ट है कि सर यहाँ पर दो गोला है, एक पर कितना आवेश है 0.4 माइक्रो कूलम्ब, दूसरे पर 0.8 माइक्रो कूलम्ब। इसका नाम ए और बी रख लीजिए। तो आपने बोला कि आवेश QA है, इस पर आवेश है 0.4 माइक्रो कूलम्ब और QB इक्वल टू 0.8 माइक्रो कूलम्ब, और दूरी इनके बीच दूरी कितना है जी, तो दूरी नहीं दिया है, दूरी ही निकालना है। बल दिया है कि इनके बीच कितना बल लगता है 0.2 न्यूटन का। अब पिछले क्वेश्चन में ही हमने बात किया था कि दो आवेश जब एक निश्चित दूरी पर है और इनके बीच लगने वाला बल 0.2 न्यूटन है, इसका मतलब कि ए भी बी पर इतना ही बल लगाएगा और बी ए पर इतना ही बल लगाएगा। ओके, क्योंकि बी नंबर में यही चीज़ पूछा गया है। और हम निकाल के भी देखेंगे कि सर ए जो है बी पर कितना बल लगाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि दूसरे गोले पर, मतलब इस गोले पर पहले गोले के कारण, मतलब ए के कारण कितना बल लगता है। ओके, तो ये निकाल के हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है कि गिवन डाटा लिखना है कि गिवन डाटा क्या है। तो हमने बोला कि आवेश QA है कितना जी, तो 0.4 माइक्रो कूलम्ब। तो माइक्रो हटाना पड़ेगा क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम्ब। तो ये होगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब। अब आवेश B पर तो 0.8 माइक्रो कूलम्ब। माइक्रो हटाने का तरीका क्या है, 10⁻⁻6 कूलम्ब। इनके बीच लगने वाला बल कितना, 0.2 न्यूटन। ये गिवन डाटा हो गया। तो सबसे पहले ए में निकालते हैं दोनों गोलों के बीच की दूरी। क्या निकालना है, दोनों गोलों के बीच की दूरी, मतलब हमको r निकालना है। दूरी को r से ले लेते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है r, और यही नहीं मालूम है, यही हमको निकालना है। तो ये बताइए कि कूलम्ब के नियम से फॉर्मूला क्या मिला जी, तो F इक्वल टू 1/4πε0 पहला आवेश QA इंटू QB बटा में r², यही ना जी कूलम्ब के नियम से। तो अब ये टोटल में हमको r ही निकालना है, तो इसको ऊपर लाइए, कितना होगा r² इक्वल टू 1/4πε0 QA इंटू QB, और ये F कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ओके, अब आइए r² इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, तो आपने बोला कि ये होता है 9 × 10⁹। QA का वैल्यू कितना है, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6। QB का वैल्यू कितना है, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻6। और दूरी कितना है जी,
तो दूरी सर नहीं है, दूरी तो निकालना है, नीचे बल लिखा हुआ है, तो बल है कितना 0.2। अब देखा जाए तो r स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू, देखिए जितना बेस है सब एक साथ रख दिए, और 10 का पावर जितना है एक साथ रखिए, तो ये 9 हो गया, और इस पे -6 और एक और -6, नीचे आइए 0.2, कैंसिल हो रहा है जी 2 बार में, तो ये कैंसिल हो गया। हल किया जाए तो r स्क्वायर इक्वल टू ये आप 9 2 से 18, 18 8 144, मतलब 14.4 इंटू 10 टू द पावर, 9 में से 12 घटाइए कितना होगा जी, तो 10 के पावर -3। कैसे होगा, तो -6 को -12 डायरेक्ट लिखिए ना, और 9 में से 12 जाएगा तो -3, ये दशमलव हटाइएगा तो क्या होगा, तो दशमलव हटाइएगा तो 10 आएगा, और फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -4। क्लियर है। तो हम डायरेक्ट किए हैं, किसी को अगर प्रॉब्लम होता होगा तो चलिए मैनुअल बना देते हैं कि सर 9 दूनी 18, 18 में से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14.4, और 9 में से 12 घटाइए -3। अब यहाँ हमने क्या बोला कि इसको 144 कर लीजिए, आई दशमलव हटाइएगा तो 10 नीचे, 10 के पावर -3, ये 10 को ऊपर भेजिए कितना होगा 144 गुने 10 के पावर -4। ओके, अब यहाँ से हमने बोला कि स्क्वायर हटाइएगा तो बगल वाले पे रूट आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि सर r स्क्वायर बराबर 144 गुने 10 के पावर -4, तो स्क्वायर हटाइएगा तो क्या होगा, बगल वाले पे रूट आ जाता है, तो 144 कितना का वर्ग है जी, तो 12 का 12, तो 144 है तो बाहर कितना आएगा 12, और 10 के पावर -4 है तो कितना बाहर आएगा 10 के पावर -2। क्या इसको इतना लिख सकते हैं 12 है, ये ऊपर से नीचे आएगा तो 100 होगा ना जी। क्या इसको 0.12 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 0.12, तो हमारा दूरी कितना आ गया, तो 0.12 मीटर। किसी का इच्छा होगा ना सर इतना ही हम रिजल्ट ले लेंगे, तो आप ले सकते हैं। तो अभी देखिए हमने केवल ए सॉल्व किया है, मतलब दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात किया गया है कि सर ए से लेकर बी के बीच का दूरी जो आप आर लिए हैं, ये आर का वैल्यू कितना निकला, तो 0.12 मीटर। ओके, हल करने का तरीका, तो सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखा, आर हमको निकालना था, ये कूलम्ब के नियम से ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, और इसी सूत्र का हमने यूज़ किया। तो इसमें आर स्क्वायर निकालेंगे तो एफ कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में नीचे सबका वैल्यू उठाकर रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये क्यू ए हो गया, ये क्यू बी हो गया, ये एफ हो गया। हमने बोला कि जितना बेस है सबको एक साथ रखिए, और 10 का पावर जो है उसको एक साथ, तो ये 9 हो गया, और -6 -12, नीचे 0.2, 2 बार में कैंसिल, 9 2 से 18, 18 में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना आएगा, 9 में से 12 घटाइएगा -3, इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 नीचे, इसको ऊपर भेजिए तो 10 के पावर -4। अब आर स्क्वायर बराबर इतना था, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो रूट से आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं 10th वगैरह में कि अंदर 144 है, तो ये कितना का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर रूट है, तो हमने बाहर निकाल लिया, 10 के पावर -4 है तो बाहर कितना आएगा 10 के पावर -2। क्या करना है, इसको नीचे लाना है तो 100 हो जाएगा, 2 डिजिट पर डेसिमल दीजिए, दशमलव दीजिए, तो दूरी कितना निकल के आ गया 0.12 मीटर। ओके, तो ये किसके बीच का दूरी है, तो सर दोनों आवेशित गोलों के बीच का दूरी, तो ये ए हो गया। आप इसको लिख ले, इसके बाद बी नंबर हम हल करेंगे। चलिए लिख लिए, हटा जाए बालक। तो ये ए सेक्शन था, इसी में एक और पार्ट है बी, आप देख सकते हैं। अब ये बी सेक्शन में क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा समझते हैं। और देखिए ये बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, पहले ही बता चुके हैं कि जब दो आवेश के बीच का दूरी निश्चित हो तो उनके बीच लगने वाला बल का मान बदलता नहीं है, वो एक समान रहता है। तो कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, मतलब ए जो है ये बी पर कितना बल लगाएगा, तो इतना ही बल लगाएगा। अब निकाल कर देखा जाए कि सर कैसे, हाउ। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है
कि सर बल निकालना है, किस पर निकालना है, तो बी पर। आई बल लगाने वाला कौन है, तो ए है। लिखने आता है ना जी, बी मतलब बी पर बल लगा, लगाने वाला कौन है, बल ए है। यहाँ पढ़ने पे मालूम चलेगा। फॉर्मूला तो सर 1/4πε0, और आवेश कौन लेना है, तो एक क्यूबी ले लीजिए, एक क्यूए ले लीजिए, और दूरी जी r²। अभी दूरी आप निकाल चुके हैं, याद रखिएगा। दूरी कितना निकाले हैं, तो कोई बोलेगा 12 × 10⁻² मीटर, और कोई बोलेगा 0.12 मीटर। दोनों में से कोई लीजिए, कोई अंतर नहीं है। क्लियर है। अब FBA बराबर इसका वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10⁹। इसके बाद QB का वैल्यू B देखिए वहाँ पर है 0.8 माइक्रो, हटाइए 10⁻⁻6। QA यहाँ पर है 0.4 माइक्रो, हटा दिए 10⁻⁻6 से। और दूरी कितना जी, यही वाला ले लीजिए, तो सर 12 × 10⁻² का स्क्वायर ले लिया जाए, बेहतर रहेगा हमको स्क्वायर करने में। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए कभी भी कैलकुलेशन करें तो उसको आसान बना के करें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो हमने क्या बोला कि जितना बेसिक टर्म है उसको आगे रखेंगे। 9 हो गया, 0.8 हो गया, 0.4 हो गया। अब जो बच गया है 10 के पावर लास्ट में लिखिए, तो 10 के पावर 9, ये कितना -6, ये कितना -6। नीचे आइए, 12 का स्क्वायर जी 144, 144, और ये 10⁻⁻4। ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि दशमलव हटाएंगे, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे, यहाँ से भी, और यहाँ से दोनों जगह से हटाएंगे तो 1 0 इसके लिए और 1 0 बगल वाले के लिए। हो गया ना जी। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए 9 को, 8 को और 4 को, क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 288 इंटू 10⁻। इन 9 में से 12 हटाएंगे तो कितना होगा, -3, और नीचे आइए 144, और ये जी 2 0 यहाँ पर है, इसको ठीक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं 10 × 10। तो ये कितना हो गया, 4 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 10⁻⁻2। ओके। तो ये कितना हुआ, 984 मल्टीप्लाई करने पर 288, ये 144, 9 में से 12 घटाइए -3, और ये 10 के पावर -4 में से 2 0 घटा देंगे तो 10 के पावर -2। ये 2 बार में कट जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। रेड मार्कर कहाँ है, हाँ, ये 2 टाइम्स में कैंसिल कीजिए, इसको 2 बार में घटाइए, और ये कितना कैंसिल होगा तो 10 के पावर -1। कितना बच गया जी, तो बच गया 2 × 10⁻⁻1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/10, ये नीचे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.2 न्यूटन। ओके। तो ये बताया जाए कि हमारा फोर्स कितना आ गया, बी पर कितना फोर्स लगेगा ए के द्वारा, तो 0.2 न्यूटन। हमने पहले भी ये बताया था कि जब भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो बिना बनाए हुए आपको बताना है कि सर जब दूरी बदला ही नहीं है तो जितना ए बी पर बल लगाएगा उतना ही बी भी ए पर बल लगाएगा। ओके। तो ये अगर ऑप्शन में रहता तो विदाउट सॉल्व किए इसका आंसर कितना बताते हैं, 0.2 न्यूटन। ओके। तो आप इसको लिख लीजिए। बीच बीच में वीडियो को हमको आगे करना होगा, थोड़ा फॉरवर्ड करना होगा, क्योंकि स्टेशन के काफ़ी नज़दीक है, ट्रेन वगैरह आता है तो उसका साउंड आ जाता है, तो इसीलिए थोड़ा हमको फॉरवर्ड करना होगा वीडियो को। ओके। तो आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए लिख लिए बालक, आगे बढ़ा जाए। तो ये NCERT चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1.2 था। नेक्स्ट आते हैं, ध्यान देंगे अभी जितना हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उसके हिसाब से अभी सारा न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके। क्योंकि अभी कुछ और आगे थ्योरी पढ़ेंगे तब जाकर सारा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जितना न्यूमेरिकल बताया जा रहा है उतना का प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस वगैरह होगा ऑब्जेक्टिव भी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 1.3। चलिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 1.3।
क्या क्वेश्चन है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए। क्या सुनिश्चित करना है जी, लिख लेते हैं पहले, क्योंकि बिना क्वेश्चन लिखे हुए समझ में नहीं आएगा। जांच द्वारा क्या करना है, सुनिश्चित। सुनिश्चित कीजिए कि ke², सुनिश्चित कीजिए कि ke² डिवाइडेड बाई जी me/mp क्या है, बीमाहीन राशि है। बीमाहीन राशि है। हो गया। और क्या दिया हुआ है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बतलाता है। लिख रहा है भौतिक यह बतलाता है, बोथ आर सेम। चलिए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इसको हल करना होगा। तो इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। क्या कह रहा है जी कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² डिवाइडेड बाई जी me/mp, me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्या है, बीमाहीन राशि है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करें और यह अनुपात क्या बतलाता है यह भी ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप अप्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन पूछा है। एक तो जांच करने के लिए बोल दिया, एक बोल दिया कि अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, और एक पूछ दिया कि यह अनुपात क्या बतलाता है। ये 3 का वैल्यू हमको निकालना होगा। ओके, तो एक एक करके हम सब पे बात करेंगे कि कैसे हल करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जांच करेंगे कि सर ये जो है, ये जो गिवन डाटा है हमारे पास, ये बीमाहीन राशि है, कैसे इसको जांच किया जाए। तो ke², के को क्या बोलते हैं, पारावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को 1/4πε0 बोलिए या 9×10⁹। इसके बाद जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और मास ऑफ प्रोटॉन। ये चेक करके बताना है, जांच करके बताना है कि यह बीमाहीन राशि है, मतलब इसका कोई बीमा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर सबका वैल्यू कितना है। तो k का वैल्यू कितना है जी, तो 9 × 10⁹। मात्रक भी लिखना होगा क्योंकि बिना मात्रक का हम बीमा का जांच नहीं कर पाएंगे। मात्रक न्यूटन मीटर² कूलम इनवर्स 2। इसके बाद E का वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको मूल आवेश बोलिए, एलिमेंट्री चार्ज बोलिए, कुछ भी कह सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैपिटल जी, ये 11th में पढ़ा चुके हैं, क्या होता है, सर्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। वैल्यू कितना होता है, तो सर 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर² kg इनवर्स 2। ओके, चलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जी, तो 9.1 × 10⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान
1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये सब डाटा याद रहेगा तभी आप बना पाएंगे। अब क्या करना है कि वहाँ से जितना मात्रक है उतना लेंगे, वैल्यू नहीं लेंगे मात्रक, क्योंकि हमको बीमा जांच करना है। तो के का कितना है जी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, ब्रैकेट में रख लीजिए, मालूम चलेगा अलग अलग। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश, तो एक आवेश का एक कूलम, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कूलम स्क्वायर। अब नीचे आइए, जी का वैल्यू जी, तो सर न्यूटन मीटर स्क्वायर कितना, केजी इनवर्स 2। ओके, अब इधर आते हैं कि सर ये भी मास है इलेक्ट्रॉन का, ही मास है प्रोटॉन का, तो मास तो केजी में लेते हैं, तो केजी गुने केजी कितना हो जाएगा, तो केजी स्क्वायर। अब देखा जाए कैंसिल हो रहा है कुछ, तो बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल होगा, तो सर न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल, केजी स्क्वायर से केजी इनवर्स 2 कैंसिल। तो क्या बचा, तो कुछ भी नहीं बचा। तो आपने बोला कि सर कुछ बचा ही नहीं, एक बचा। तो एक क्या है, एक संख्या है, ये कोई बीमा नहीं है, ये बीमाहीन राशि है। तो आप बोलेंगे कि ये कैसा राशि है, बीमाहीन राशि। ठीक है, तो अब हम लोग जांच कर लिए, जांच करके ये बता दिए कि ये कैसा है, तो बीमाहीन है। आप इसको लिख लें। अभी हमने केवल ए सॉल्व किया, बी और सी बाकी है, इसको हम लोग करेंगे। पहले आप इसको लिख लें। चलिए लिख लिया बालक, हटा जाए। तो सारा ये डाटा भी हटा रहे हैं, आप याद रखिएगा, क्योंकि अगले प्रश्न में इसका यूज होने वाला है। ओके, तो आप याद रखेंगे, इसका वैल्यू पुटअप करना है। अब आते हैं इसी प्रश्न के बी नंबर में। देखिए आपके बुक में ए बी नहीं दिया है, आपको समझाने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में बांट दिया है, ए बी सी करके। ओके, तो बी सेक्शन में क्या देखेंगे, तो ये कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका वैल्यू कितना होगा ये हमको निकालना है। ओके, तो चलिए वैल्यू रखना है जी। तो पहले लेते हैं के ई स्क्वायर जी एम ई इंटू एम पी। के का वैल्यू कितना लिखे हैं, तो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर। देखिए ज़रूरी नहीं है, ये आप यूनिट नहीं भी लिख सकते हैं, बिना यूनिट का सॉल्व कीजिएगा और बेहतर है, क्योंकि लास्ट में सारा कैंसिल हो जाता है। जी का वैल्यू तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2। इसके बाद एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जी, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक और है कौन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना, तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ओके, अब कैंसिल कराइए। तो देखिए सारा 10 के पावर जो है उसको अलग रखेंगे। पहले तो ये यूनिट कैंसिल करा रहे हैं, ये कूलम्ब स्क्वायर से कैंसिल होगा, ये केजी स्क्वायर केजी और केजी से, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था कि सर ये तो बीमाहीन राशि है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ये बिना मात्रक का केवल एक संख्या ही आएगा। तो 9, इसके बाद 1.6 का स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना होगा 2.56। इसके बाद ये 10 के पावर 9 और 10 के पावर 9 19 का स्क्वायर कीजिए, तो कितना होगा 10 के पावर -38। अब आइए, हो गया ना जी। नीचे क्या है, तो सर 6.67 है, इसके बाद 9.1 है, इसके बाद 1.67 है। अब 10 के पावर जितना है सबको एक तरफ रखिए, -11, इसके बाद कितना है जी -31, इसके बाद कितना है -27। सबको हल कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। आइए वहाँ से आगे बढ़ते हैं, कितना हुआ। सबसे पहले यहाँ कैंसिल करा लीजिए, ये कितना होगा
तो ये कितना बचेगा नीचे 10⁻⁻⁴, नीचे से ऊपर भेजेंगे। इस सबको हल कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आएगा 2.27 इंटू 10⁻⁻1। ये सब हल करने पे आप चेक कीजिए, ये चेक करेंगे आप, और ये कैंसिल होगा तो कितना 10⁻⁻⁴, इसको ऊपर ले चलिए तो 10⁻⁴। ओके, अब यहाँ पर कितना बचा जी मेरे पास, तो हमने देखा कि सर ये 27 है तो इसको 30 ले लेंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लगभग में, तो ये लगभग का चिन्ह है बालक, तो लगभग में कितना हो जाएगा, तो लगभग में हो जाएगा 2.3 × 10 के पावर, 40 में से घटा दीजिए कितना होगा जी 3939। अब इसका तो मात्रक है नहीं क्योंकि ये बीमाहीन राशि है, तो इतना ही लिख लेंगे। ये क्या निकाल लिए, तो हमसे पूछा था कि इस सब का अनुपात बताइए क्या होगा। देखिए कह रहा भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो आप बोलेंगे कि सर इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, 2.27 × 10 के पावर 39, या लगभग में, क्योंकि 27 है तो 30 हम बोल सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं। तो ये 2.3 इंटू 10⁻39, इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि यह विमाहीन राशि है। तो आप इसको लिख लें। इसके बाद सी नंबर, इसी का जो थर्ड पार्ट है उस पर हम लोग आएंगे। चलिए लिख लिए बालक, आया जाए अगले प्रश्न पर, सॉल्व किया जाए। तो याद रखेंगे इन दोनों का अनुपात कितना है, 2.3 × 10 के पावर 39 या 39 जो भी है। चलिए सी नंबर में सॉल्यूशन फॉर सी। अब कह रहा है कि यह अनुपात क्या बतलाता है, तो कौन अनुपात जी, सामने दिया हुआ है ke² GME × MP। यह अनुपात क्या बतलाता है, तो बहुत कुछ बतलाता है। क्या बतलाएगा, तो देखिए आप पढ़े हैं 10th में गुरुत्वाकर्षण बल, याद है F बराबर कितना था, Gm1 × m2 डिवाइडेड बाई r²। गुरुत्वाकर्षण बल याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि दो पिंडों के बीच, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल जो होता है दोनों द्रव्यमानों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल हमने बोला था। और आवेश में यही चीज़ हम लोग पढ़े थे, इसको Fg कहिए और ये Fe। आवेश में क्या पढ़े थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ एक आवेश इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, तो आपने बोला कि सर Me × MP कर दीजिए और दूरी तो r² रहेगा। तो हम क्या कर दें, अगर इसमें सॉरी यहाँ पर M1 M2 ले लेते हैं, ये कितना जी, ये कितना, ये इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन, देखा जाए ये Fg का वैल्यू हो गया। यहाँ पर M1 M2 हम लोग सूत्र में लिखे थे, यहाँ पर कौन है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कौन है, प्रोटॉन है। और आवेश इलेक्ट्रॉन का E, प्रोटॉन का भी आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, केवल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव होता है, तो दोनों सेम है। तो अब बताइए कि इसमें अगर r² से डिवाइड कर दे, भाग दे दे, तो ये Fe बन जाएगा, और इसमें r² से डिवाइड कर देंगे तो ये Fg बन जाएगा। तो हमने क्या किया, ke², इसमें भी r² से हमने भाग दे दिया, और कैपिटल G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और इसमें भी r² से भाग दे दिया गया। ये दोनों कट जाएगा, आपका वही बचेगा। कोई अंतर आया समीकरण पर, तो बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया, दोनों कट जाएगा, 4 स्टेप में है। तो अब बताइए ई टोटल का नाम क्या है यहाँ से, तो आपने बोला कि सर Fe है, ई टोटल का नाम क्या है, Fg। Fe मतलब जी विद्युत स्थैतिक बल, किसके बीच लग रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच। और Fg मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, किसके बीच लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बीच और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बीच। ओके,
तो आपने बोला कि सर ये दोनों का अनुपात किसके बराबर है, तो ये दोनों का अनुपात आपने बोला कि 2.3 × 10⁻39 के बराबर है। तो एक तो सबसे पहले ये दोनों का अनुपात हमको क्या मिल गया, तो ये दोनों का अनुपात ही फॉर्मूला मिल गया, इसको अभी हटा दीजिए। क्या हो गया, FE/FG। तो आपने बोला कि सर ये FE और FG इसका अनुपात का वैल्यू कितना है, अभी पढ़े थे, तो 2.3 × 10⁻39। तो यहाँ से FE बराबर कितना लिखेंगे जी, तो ये गुना होगा ना इसमें जाकर, तो 2.3 × 10⁻39 इंटू FG। इसका अर्थ क्या है कि जो विद्युत स्थैतिक बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक है, तो 2.3 × 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर है, अधिक है। FE का क्या नाम है, विद्युत स्थैतिक बल। FG का क्या नाम है, गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ लिख भी सकते हैं आप, जहाँ FE बराबर विद्युत स्थैतिक बल और FG इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण बल। किनके बीच काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। ओके, तो यही पूछ रहा था कि क्या बतलाता है, तो आप बोलेंगे कि सर FE विद्युत स्थैतिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल का एक अनुपात है और इसका वैल्यू कितना होता है, 2.3 × 10⁻39, क्योंकि ये इसके बराबर और इसी का अनुपात ये है। और यहाँ से ये रिलेशन निकालिए कि जो विद्युत स्थैतिक बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल से इतना गुना अधिक होता है। तो लिख ले, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए लिख लिए, हटाया जाए। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला प्रश्न है हमारा 1.4 और ये सॉल्विंग क्वेश्चन कम है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित है। तो आइए देखा जाए प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है हमारा 1.4। क्या प्रश्न है जी, कह रहे हैं किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकरण है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। और बी नंबर में कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे करते हैं। तो ये जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, इस पर बात करेंगे। ओके, लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर ए में है सबसे पहले। क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। इस प्रकथन या कथन एक ही है, इस कथन से क्या तात्पर्य है, ये एक हो गया। तो एक तो हमने लिख लिया कि सर क्या तात्पर्य होगा। बी नंबर में देखा जाए, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सारा हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। बी नंबर का है स्थूल अथवा, स्थूल मतलब क्या होता है, बड़ा, और सूक्ष्म मतलब छोटा। स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से
ओके, तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग ए को सॉल्व करेंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जी, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो आप याद कीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण जब हम लोग पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि किसी भी पिंड पर आवेश का निर्धारण होता है, और आवेश जो होता है वो किसी भी पिंड पर इलेक्ट्रॉन का गुणज होता है। मतलब किसी भी पिंड पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा। कोई बोलेगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1/2 इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं होता है। और कैसे डिसाइड किए थे जी, तो एक फार्मूला था Q = ±NE। इस सूत्र की सहायता से किसी भी पिंड पर आवेश का निर्धारण किया जा सकता है। कैपिटल Q क्या है, तो पिंड पर उपस्थित कुल आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, विद्युतीय आवेश। ओके, तो हमने क्या देखा कि सर किसी भी पिंड पर इस सूत्र की सहायता से आवेश का निर्धारण किया जा सकता है, अतः यह कथन सत्य है। ओके, लिख ले रहे हैं, आवेश के क्वांटीकरण से किसी पिंड पर, आवेश के क्वांटीकरण से किसी पिंड पर आवेश का निर्धारण होता है। अब बताइए, हम बोलें कि पिंड पर 1.5 इलेक्ट्रॉन है, ये सही है जी, गलत हो जाएगा। कोई बोलेगा 1/2 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन है, ये भी गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्रैक्शन में होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड, इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं, तब आधा कैसे लिखिएगा जी। कोई बोलेगा √2 इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत हो जाएगा। कोई बोलेगा 1.33 इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत हो जाएगा। तो याद रखना ये है कि आवेश जो होगा किसी भी पिंड पर इलेक्ट्रॉन का गुणज होगा। आप लिख भी सकते हैं कि आवेश इलेक्ट्रॉन का गुणज होता है। इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। हाँ, कोई बोला कि सर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये सही है, ये भी सही है, 50 इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है, ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है, ये सारा सही है, लेकिन ये नहीं होगा। ओके, तो आप ये लिख लीजिए, इसके बाद हम बी में आते हैं। ओके, चलिए लिख लिए, हटा जाए। तो ये हमारा ए का आंसर था। अब आते हैं बी में। बी क्या कहता है, तो कह रहे स्थूल। स्थूल मतलब सबसे पहले समझिए कि स्थूल मतलब होता क्या है। स्थूल मतलब बड़ा होता है। कह रहे स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। उपेक्षा करना मतलब उसको नेग्लेक्ट कर देना, हटा देना। तो ध्यान देंगे, आवेश का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है। कितना होता है आवेश का वैल्यू, तो E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये कितना छोटा वैल्यू है आप देख सकते हैं। और जब बड़े पिंड की बात करते हैं तो बड़े पिंड में इसका जो मान होता है बहुत ही कम हो जाता है। मतलब जब तुलना किया जाएगा किसी बड़े पिंड के साथ, किसी बड़े पिंड के द्रव्यमान के साथ, ठीक है, तो इसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए हम बड़े पिंड के साथ जब तुलना करते हैं तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ लिख ले रहे हैं, बी नंबर का आंसर लिख लेते हैं कि स्थूल पिंड के साथ तुलना
करने के क्रम में आवेश के बराबर, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। हो गया क्या आंसर? स्थूल पिंड के साथ तुलना करने के क्रम में स्थूल पिंड के साथ तुलना करने के क्रम में आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा हो जाता है, क्योंकि स्थूल पिंड के सापेक्ष आवेश का मान नगण्य होता है, ना के बराबर होता है लेकिन लगभग ना के बराबर, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये है हमारा बी नंबर का आंसर, लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिए। आवाज आए प्रश्न 1.5। प्रश्न 1.5 क्या है जी? कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की घटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया गया है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम के किस प्रकार सामंजस्य रखता है। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। किस प्रकार सामंजस्य रखता है। चलिए समझा जाए जी। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। ये तो बहुत पहले ही शुरू के क्लास में हमने पढ़ा था। इस प्रकार की घटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में प्रेक्षण किया जाता है, तो स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है।
तो याद कीजिए हमने पढ़ा था कि कांच को और रेशम को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो एक पर प्लस आवेश दूसरे पर माइनस आवेश। तो ये बताइए कि अगर डोनर जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही एक्सेप्टर उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस, तो जितना प्लस रहेगा उतना ही माइनस। तो इस स्थिति में पिंड जो है अपने आप में क्या रहता है, आइसोलेट रहता है। थोड़ा समझ लेते हैं डायग्राम से। हमने बोला कि मेरे पास दो पिंड है, ये ए है और ये बी है। अब इन दोनों को एक साथ आपस में रखा जाए, ए और बी को, और रगड़ा जाए, और रगड़ने के पश्चात इनको फिर अलग अलग कर दिया जाए। तो हमने बोला कि ए जो है ये बी को इलेक्ट्रॉन देने लगा। कितना इलेक्ट्रॉन दिया, तो हमने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो ए से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया जी, बी में। ओके, तो बी कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितना होगा, 2 माइनस, और इसके पास कितना होगा, 2 प्लस। ये आवेश आ गया। तो ये कह रहा है कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन कैसे करता है ये बताइए। तो यहाँ पे अगर परिणामी आवेश आपसे बोले कि नेट चार्ज, परिणामी आवेश कितना होगा, यहाँ पर परिणामी आवेश बताइए। तो आपने बोला परिणामी मतलब दोनों को मिलाकर कि सर 2 प्लस है, मतलब 2 प्लस और 2 माइनस, तो परिणामी आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितना पहले आवेश उतना ही बाद में आवेश। तो बिल्कुल सही है, मतलब दोनों को जोड़कर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग है, तो इस पर नेट चार्ज परिणामी बल कितना, नेट चार्ज कितना है, 0 है। इस पर भी नेट चार्ज 0 है, और जब दोनों को जोड़े तो नेट चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि सर पहले भी 0 था, अब भी 0 है। तो ये क्या करा, आवेश संरक्षण के नियम का पालन किया। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना है तो आप ये कह सकते हैं कि सर मान लिए कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन को आपस में रगड़ दिए तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ये 2 को दे दिया है जी, तो पहले 10 था, इसके पास भी 10 था, ये 2 को ले लिए तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलेंगे कि सर बिफोर रबिंग, मतलब रगड़ने से पहले अलग अलग आवेश कितना था, तो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन। और आफ्टर रबिंग मतलब दोनों आवेश को, दोनों पिंडों को रगड़ने के बाद, तो आपने बोला कि एक के पास 8 है, दूसरे के पास 12 है, तो 12 8 कितना हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, तो आप दोनों तरीका ले सकते हैं। पहला तरीका में हम क्या बताएं, तो पहला तरीका में हम बोलें कि हटा दीजिए ये सब, 10 वगैरह ये सब हटा दीजिए, और ये भी नहीं लिखना है। पहला मेथड में क्या करेंगे, ये डायग्राम बना के इससे आप बता सकते हैं कि परिणामी आवेश कितना हो गया, 0। पहले भी कितना था, ये लिख सकते हैं कि पहले भी इस पर आवेश टोटल 0 था और इस पर भी टोटल 0, ठीक है। और रगड़ के जब दोनों को अलग किए तो परिणामी आवेश कितना आ गया, 0। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा कि सर मान लिए कि इसके पास भी 10 गो इलेक्ट्रॉन है, ये हटाइए, इसके पास भी 10 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 10 10 कितना हुआ, 20। तो ये रगड़ने के पहले मतलब बिफोर रबिंग, बिफोर मतलब पहले होता है, तो ये दोनों को रगड़ने से पहले कितना था, 20 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों को घर्षण कराया गया एक दूसरे के साथ ऐसे और फिर अलग किया गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये 10 पहले से था, 2 ले लिए, तो कितना हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास 10 था, 2 दे दिए, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसको बोलेंगे आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद, तो 8 12 कितना हुआ, 20।
तो अब देखिए ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन हुआ कि नहीं जी, कि सर पहले भी 20 था अभी भी 20 है। ओके, और इससे बनाइएगा तो कहेंगे कि सर पहले भी इन दोनों पर आवेश 0 था और परिणामी आवेश दोनों पर क्या है 0 है, क्योंकि जितना प्लस उतना ही माइनस, अलग अलग नहीं, दोनों को कंबाइंड रूप से देखेंगे तो परिणामी आवेश 0 होगा। क्लियर है? तो दोनों में से कोई आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यही वाला लीजिए, नीचे वाला लीजिए और बेहतर रहेगा, समझने में आसान रहेगा। इसको जल्दी लिख ले, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए लिख लिए बालक, हटाया जाए। तो ये सारा जो प्रश्न है मैक्सिमम थ्योरेटिकल है, इसमें बनाना नहीं होता है, बिना बनाए हुए ही हम लोग आंसर बता सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो बहुत ही बेहतर होता है इसको सॉल्व करना। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव का कौन सा बुक लिया जाए, तो ध्यान देंगे जितना भी आप बुक लेंगे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के बुक में जो आंसर होता है वो गलत दिया रहता है, और आप उसको याद कर लेंगे तो फिर आपका मार्क्स गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप गलत याद कर लेंगे। तो कोशिश क्या किया जाए कि थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव सीखा जाए कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और उसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। ओके, चलिए तो अगले प्रश्न में आते हैं, देखा जाए क्या है भाई। चलिए, करें 4 बिंदु आवेश, 4 बिंदु आवेश कौन कौन सा है जी? सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन समझ जाएं। तो कह रहा है कि एक वर्ग है स्क्वायर, वर्ग में क्या होता है जी, सभी भुजा का लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। तो ऐसा डायग्राम बनाइएगा जिसमें सारा साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसका नाम लेते हैं ए, बी, सी और डी। ए है, बी है, सी है और डी। सबका लंबाई कितना है तो 10 सेंटीमीटर। ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर। मतलब सारा का जो लंबाई है, लेंथ है, बिल्कुल एक समान, क्योंकि वर्ग का तो ये तो प्रॉपर्टी होता है कि सभी भुजा क्या होता है, समान लंबाई का होता है। अब कह रहा है कि इसके केंद्र पर, तो केंद्र कैसे मालूम चलेगा जी, तो यहाँ से क्या करना है, केंद्र निकाल लेना है, इसका नाम O। यहाँ पर +1 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है। यहाँ पर आवेश कितना है, तो देखिए यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम्ब। यहाँ पर कितना है, QB कितना है, तो ये है -5 माइक्रोकूलम्ब। QC कितना है जी, तो ये है 2 माइक्रोकूलम्ब। और QD कितना है, तो ये है -5 माइक्रोकूलम्ब। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन देख के आंसर हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले समझते हैं, बनाते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट मेथड भी बता देंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया कि 4 आवेश वर्ग के शीर्ष पर स्थित हैं
और इनके केंद्र पर एक 1 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है। अब कह रहा है कि इस केंद्र पर ये चारों मिल के कितना बल लगाएगा, आपको ये बताना है। कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर रखे +1 माइक्रोकूलम्ब आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, ये आपको बतलाना है। ओके, तो ये बताइए कि वर्ग का जो भुजा होता है सब एक दूसरे के बराबर होता है, तो हम बोलें कि ये सब मिल के इस पे बराबर बल लगाएगा। तो पहले ये बताइए कि A कितना बल लगाएगा, C कितना बल लगाएगा, B कितना बल लगाएगा और D कितना बल लगाएगा। तो इसके लिए ये दूरी मालूम रहेगा तब ना जी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने बोला सर वर्ग है, तो वर्ग में सबसे पहले हमको ये दूरी चाहिए, OA, OB, OC और OD सब क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये जब दूरी नहीं मालूम रहेगा तो आप कैसे बल निकालिएगा जी, क्योंकि बल निकालने के लिए हमको आवेश का परिमाण और दूरी भी चाहिए। तो परिमाण इसका 5 है, इसका 1 है, यहाँ पर आवेश कितना है, आवेश क्यू नोट इसको कर लेते हैं यहाँ पे जो आवेश है। ठीक है, तो दूरी चाहिए, तो दूरी को क्या मान लिया जाए, हमने बोला कि x मान लीजिए, x मीटर। तो वर्ग का विकर्ण कैसे होता है जी, √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। सेंटीमीटर में है ना अलग, तो चलिए सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, क्लियर है, सेंटीमीटर में दिया हुआ था हमारा। तो √2 इंटू भुजा, तो √2 इंटू 10 ये हो गया टोटल भुजा। ठीक है, हमको आधा निकालना है, मतलब हमको OA OB चाहिए, तो ये टोटल हो गया। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक ये हो गया कितना, √2 10, यहाँ से यहाँ हो गया √2 10। अब एक काम कीजिए, 2 से भाग दे के आधा कर लीजिए, इसको अलग कर लेते हैं क्योंकि ये तो भुजा हो गया। तो आपने बोला कि सर OA OB OC OD ये वर्ग का विकर्ण कौन है, तो वर्ग का विकर्ण आप BD को भी कह सकते हैं या AC को भी कह सकते हैं। ये टोटल हो गया, मतलब 10 √2 यहाँ से यहाँ तक, 10 √2 यहाँ से यहाँ तक। तो हमको आधा चाहिए ना जी, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे आधा, तो ये कितना हो जाएगा 5 √2। तो आपने बोला कि सर जो x था हमारा, मतलब ये दूरी था, ये निकल गया, कितना है 5 √2। अब ये बताइए कि A का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोकूलम्ब, और C का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो दोनों है इस पर कितना बल लगाएगा, तो एक ही समान का बल लगाएगा। जितना C बल लगाएगा उतना ही A बल लगाएगा। और यहाँ पर B का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम्ब, यहाँ भी D का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम्ब, मतलब जितना B इस पर बल लगाएगा उतना ही D भी बल लगाएगा। ओके, तो इसका रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर ये 1 माइक्रोकूलम्ब पर लगने वाला बल 0 होगा, लेकिन निकालेंगे कैसे, इसको थोड़ा समझना है। तो हमने बोला कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, ये भी प्लस है। तो बताइए कि प्लस और प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। मतलब ये जो C बिंदु पर आवेश है इसको धक्का देगा इधर, ये इसको धक्का देगा, FC का बल इधर लग गया। ठीक है, तो ये बताइए प्लस प्लस में धक्का दे दिया इधर, तो A भी तो प्लस है और E भी क्या करेगा, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण है, A इसको धक्का देगा कि ना भाई तुम इधर चले जाओ। तो अब बताइए A का बल लग गया इधर, C का बल लग गया ऊपर, तो बल एक दूसरे के बराबर होगा कि ज़्यादा कम होगा, तो आप बोलेंगे सर दोनों को बल बराबर होगा। जितना A इस पर बल लगाएगा उतना ही E भी बल लगाएगा। क्यों, क्योंकि जब आवेश का परिमाण समान है तो इनके द्वारा लगाया गया बल भी क्या होगा, समान होगा। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा कि D का वैल्यू -5 माइक्रोकूलम्ब, तो माइनस क्या करता है, प्लस वाले को खींचता है, मतलब ये बल लगा के इधर खींचेगा, कितना बल से, तो FD से, और ये माइनस है प्लस को खींचेगा अपनी ओर, कितना बल से, तो FB से। अब बताइए कि अगर दो आदमी बराबर बल लगा के किसी वस्तु को खींचे तो वस्तु अपने जगह से हिलेगा जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों का बल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है,
तो आपने बोला कि सर ई डी और बी आपस में बराबर होगा क्योंकि इनका आवेश का परिमाण बराबर है। तो मान लिए कि हमारे पास एक कुर्सी है और एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक आदमी उधर से खींच रहा है, एक आदमी इधर से धक्का दे रहा है, एक आदमी इधर से धक्का दे रहा है, तो ये अपने जगह से हिलेगा जब सबका बल आपस में बराबर हो? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका बल ई कैंसिल कर देगा और इसका बल ई कैंसिल कर देगा, तो ये अपने जगह से कभी हिलेगा नहीं। तो इस पर टोटल लगने वाला बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे मालूम चला? तो अगर एक चीज़ और, अगर ई 2 के जगह 4 हो जाता तब 0 नहीं आता है। ई -5 कूलम है, ई -5 कूलम, ई भी माइनस है, अगर दोनों में से एगो प्लस कर दे तो भी 0 नहीं आता है। लेकिन अगर ई दोनों माइनस रहे, ई दोनों प्लस रहे, या दोनों मतलब सब प्लस रहे, आवेश का परिमाण भी समान रहे, तो ये बीच वाले पे लगने वाला बल कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि जितना बल ये लगाएगा, सी लगाएगा इस पर, उतना ही ए लगाएगा, और जितना बल से बी खींचेगा उतना ही बल से डी खींचेगा, तो इस पर लगने वाला टोटल बल क्या होगा? 0 हो जाएगा। कैसे, थोड़ा देख लीजिए। तो हमने बोला कि एफ है, कौन निकाला जाए? एफ है ए और एफ सी दोनों का बल बराबर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों किस पे बल लगाया है? तो पहले ए वाले के साथ निकालिए, तो सर क्यू ए इंटू क्यू नॉट, और दूरी कितना है? x²। क्लियर है? अब हम बोले कि इसका वैल्यू लिखिए, तो अभी यहाँ सी हटा देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। तो आपने बोला कि सर इसका वैल्यू 9 × 10⁻9, क्यू ए का वैल्यू कितना है? तो 2 माइक्रो हटा दिए 10⁻6 से, क्यू नॉट का वैल्यू कितना है? तो 1 माइक्रो कूलम 10⁻6, और दूरी कितना है? तो 5√2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब बताइए कि अगर सी वाला भी लेंगे, सी वाला लेंगे तो ये कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी इंटू क्यू नॉट बाई x², 9 × 10⁻9, क्यू सी का वैल्यू भी कितना है? तो 2 माइक्रो कूलम -6, और कितना है क्यू नॉट का वैल्यू? 1 × 10⁻6, दूरी कितना? तो 5√2 का स्क्वायर। अब देख के बताइए कि एफ ए और एफ सी, मतलब ए और सी का बल आपस में बराबर है कि नहीं? इसी प्रकार आप निकालिएगा तो मिलेगा कि बी और डी का बल क्या है सर? आपस में बराबर। तो जब किसी पिंड पर बराबर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगे तो इस पे परिणामी बल कितना लगता है? 0 न्यूटन, मतलब लगता ही नहीं है, शून्य हो जाता है। परिणामी बल कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, या इस पर कुल बल भी कहिए, कुल बल कितना हो जाएगा? तो 0 होगा, मतलब इस पर बल नहीं लगेगा। हो गया हमारा आंसर। क्यों? तो जब भी बराबर, अगर देखिए इसी में एगो माइनस एगो प्लस रहता तब 0 नहीं होता है, इसमें एगो प्लस एगो माइनस होता तो भी 0 नहीं होता। लेकिन जब दोनों टर्मिनल पर, दोनों कोना पर आवेश का परिमाण बराबर हो, ई भी 2 ई भी 2, ई भी प्लस ई भी प्लस, ई भी माइनस ई भी माइनस, ई भी 5 ई भी 5, इस तरीके का जब कंडीशन देखें तो डायरेक्ट आवेश के, ये जो डायग्राम है इसके केंद्र पर जो भी आवेश है उस पर लगने वाले बल का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो थोड़ा अलग तरह का है, उसके लिए और कुछ हमको थ्योरी पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, धन्यवाद।